नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और क्लास 4 सॉल्व पेपर को लेकर। इससे पहले भी मैंने एक और पेपर बनाया था जिसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि एक और नेक्स्ट पेपर लेकर आएँ क्लास 4 का। तो इसलिए जो है आज की वीडियो एक और क्लास 4 सॉल्व पेपर के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप सब लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि क्लास 4 सॉल्व पेपर का टाइम जो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 100। इसके 4 मेन सेक्शंस होंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। और इस पेपर में 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी हर एक आंसर के रॉन्ग आंसर के लिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड इज ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ टू। थर्ड इज दिस इज अ बेटर ऑफ अ टू नॉवेल्स। एंड फोर्थ इज अ मून इज शाइनिंग। तो आप सब लोग जो हैं इन क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, इन सब का आंसर देने की कोशिश कीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने टोटल क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। कॉपी पे आप लिख सकते हैं और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल जो है वो है मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस 4 सेंटेंस हैं ऑप्शंस में आपके, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपका पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ अ मैटर, ही वॉज द कंडेम्ड टू हेल। थर्ड है द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज़। एंड फोर्थ इज ही इज़ अ MLA। तो आप सब लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, साइनोनियम ऑफ पैराडॉक्स इज। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं: सिमिलैरिटी, पोजीशन, एनॉमली और डिफरेंस। तो इसका भी आप क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन, यानी कि एनॉमली। क्वेश्चन नंबर 4, साइनोनियम ऑफ एक्सोडस इज लॉस, एग्जिट, एपैथी या डेप्रिवेशन। तो अब आपको एक्सोडस का साइनोनियम बताना है। तो इन 4 ऑप्शंस में आप जल्दी से चुन लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और आप कॉपी में लिख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर है और कंपेयर कीजिए कि मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि एग्जिट। एक्सोडस का मतलब होता है एग्जिट। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो इनको करने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है एंटोनियम ऑफ लैंग्विश इज राइपन, हैस्टन, वीकन या फिर फ्लरिश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। इसका आंसर है फ्लरिश, यानी कि लैंग्वेज का एंटोनियम होता है फ्लरिश, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियम ऑफ अनब्राइडल्ड इज एंथुसियास्टिक, कंट्रोल्ड, रेबेलियस या फिर कंसिडरेट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन। तो अब आपने क्या करना है, करेक्ट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। 4 प्रपोजिशंस आपको दी गई हैं ऑप्शंस में, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रपोजिशन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट रहेगी। ही पुट द बुक्स डैश द पिलो। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: बिलो, अंडर, बीनीथ या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन, यानी कि अंडर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही पुट द बुक्स
अंडर द पिलो। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेस करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसमें अभी आपको बताना है कि इन सेंटेंसेज में कौन प्रपोजिशन जो है किस सेंटेंस में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ही लिव्स ऑन अलवर इन राजस्थान। सेकंड इज ही हैड बीन इल फ्रॉम मंडे। थर्ड इज बॉयल इट ऑफ 2 hours एंड फोर्थ इज स्नो फेल ऑन द हिल्स। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि स्नो फेल ऑन द हिल्स। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की, हमारे 4 क्वेश्चंस की 9 to 12 तक, इनको भी करने की कोशिश कीजिए। तो 9th क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और उसके बाद फिल करना है। तो कौन सा जो है 4 ऑप्शंस में आपको जो सही लगता है जिससे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो है करेक्ट रहेगा वो आपको चुनना है। ओनली अ पेयर ऑफ शूज डैश रिक्वायर्ड। तो आपके पास ऑप्शंस हैं और, इज, वर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ओनली अ पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th, चूज द करेक्ट एडवर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने करेक्ट एडवर्ब को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10th है हर ड्रेस वॉज डैश एडमायर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मच, टू, वेरी या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10th का सही आंसर है मच। हर ड्रेस वॉज मच एडमायर्ड। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फिल आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे बतानी है कि कौन सी जो 3 स्पेलिंग्स हैं वो गलत होंगी और एक ही इसमें सही होगी। तो इसमें कॉमोमरेट की आपने स्पेलिंग बतानी कि इन चारों में से कौन सी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। तो इसका भी आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि COMMEMORATE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें भी आपको स्पेलिंग जो सही होगी वो चुननी है। प्रोलिटरेट कौन सी स्पेलिंग इसमें इनमें से 4 ऑप्शंस में सही है, आप बता दीजिए जल्दी से इसका भी आंसर। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन PROLETARIAT। ओके, तो अब हमारे 12 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं 100 में से अब तक इंग्लिश लैंग्वेज के। तो दोस्तों जिन भी लोगों को ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। कुछ देर में, कुछ टाइम बाद ज़रूर मिल जाएगा। अभी कुछ दिनों के बाद मैं अपलोड कर दूंगा इसका लिंक। तो आप ज़्यादा जो है वरी ना करें कि आपको ये पेपर जो है कहाँ मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें हमारे पास कुछ डायरेक्शंस दी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, सेंटेंस फिलर्स। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट वर्ड से फिल करना है सेंटेंस फिलर्स से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है हिज रस्टिक एंड रोबस्ट ह्यूमर वॉज एन एम्बेरसमेंट टू द डैश सेंसिबिलिटी ऑफ द यंग लेडीज। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फ्रेजाइल, डेलिकेट, सॉफ्ट और सोबर। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं 13 to 15 तक, इनका आप पहले ही आंसर दे दीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, और मैं आपको आंसर जल्दी से बता दूंगा इन सब का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि डेलीगेट। तो क्या सेंटेंस बन रहा है हमारा, हिज रस्टिक एंड रोबस्ट ह्यूमर वाज एन एम्बेरसमेंट टू द डेलिकेट सेंसिबिलिटी ऑफ द यंग लेडीज, यानी कि सेकंड ऑप्शन 13 का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14, आवर चार्मिंग होस्टेस वॉज वेरी डैश टू ऑल हर गेस्ट्स। आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, ग्रेशियस या फिर ब्लेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ग्रेटफुल यानी कि सेकंड ऑप्शन।
Our charming hostess was very grateful to all her guests. तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है. There can be no denying the fact that in sports, star coaches have the dash to get something extra out of their dash. तो अब आपने ये जो दो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आपने चुनना है कि चार ऑप्शंस में कौन से सही यहाँ पर बैठेंगे. तो पहला ऑप्शन आपके पास है एप्रीहेंशन और वर्क, सेकंड ऑप्शन आपके पास है एबिलिटी और टीम्स, थर्ड ऑप्शन आपके पास है फियर एंड मेंबर, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कैपेबिलिटी एंड हाउस. There can be no denying the fact that in sports, star coaches have the ability to get something extra out of the teams. यानी कि सेकेंड ऑप्शन 15th में सही रहेगा. तो दोस्तों अब हमारे पास डायरेक्शंस दी हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. अब आपने पैसेज को जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस जो है आपको आएगा 3-4 मार्क्स का, ये भी रहेगा पैसेजेस पे जो बेस्ड होगा, तो इसको भी आपने केयरफुली स्टडी करना है. उसके बाद आपने आंसर्स देने हैं. सेटिंग गोल्स डजंट वर्क. आई हैव बीन एट कॉर्पोरेट रिट्रीट्स वेयर कंपनीज रोल आउट द एनुअल सेल्स गोल्स only to watch the employees faint from apoplexy. Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to achieve them. And of course, nothing unexpected and weird gets in the way, like a war or a tornado that levels your plant. Simply announcing or wishing sales to be higher doesn't make it so. Worse, it may have the reverse effect if the team thinks goal is unrealistic. I bet you have personally devoted months, maybe years of thoughts to your career goals, your income projections, your 1 year, your 5 year, and maybe even your retirement goals. Maybe you have even written them down or stuck them under a photo magnet on your fridge. Sad to say, but without a disciplined roadmap, those goals are worthless. You know why? Because writing down goals doesn't mean a thing until you realize that the goal is only the destination. How much thought have you given to the journey? Your answer should be lots. You will need to fill in a lot of holes between where you are now and where you want to go. A lot of work, huh? Well, each step has to be mapped out if you want to be able to check your position and stay on the right path. Mapping also shows you how far you are from your goal and what route to take next. If my goal is to get a standing ovation, I have to carefully build each chunk to take the listener on the predetermined journey. The first 5 minutes are designed to introduce myself and give the audience reason to stay invested in me for an hour. Then I try a few economic premises and let the audience determine the subjects that interest them. In the final 2 minutes, I stack the jokes so that the laughs come every 5 seconds. Then, if I end with my very strongest joke or story, I will get my biggest, longest laugh. If I have done my job correctly, I will build my speech to end on a roll. My success gauge is if the audience responds with 25 seconds of exit applause or if they come to their feet. It may sound like manipulation, but the audience get what they want and I accomplish my goal. तो दोस्तों आपने इस प्रकार से जो है इस पैसेज को पढ़ लेना है. उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन नंबर 20 जो भी 5 क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने पैसेज के आधार पर जो है सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज चार्टिंग कोर्स इज वाइटल नॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंस, विच वन इज दैट. तो आपके पास ऑप्शंस हैं. इट हेल्प्स इन कोर्स करेक्शन, इट शोज द डिस्टेंस वी हैव टू कवर टू रीच द गोल, इट गिव्स अ चांस टू फिल अप pitfalls if any, and fourth option is it carries us near the destination. तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ. इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इट कैरीज अस नियर द डेस्टिनेशन. तो दोस्तों अब हमारे पास
जो आखिरी स्लाइड है इंग्लिश लैंग्वेज, जो पार्ट ए था हमारा 17th क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20th तक, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, तो ये लास्ट स्लाइड है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आप इसको भी करने की कोशिश कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और इन चारों क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्लानिंग्स डज द ऑथर नॉट सजेस्ट इन द पैसेज। फर्स्ट ऑप्शन इज टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट द steps to be taken. Second is to prepare a second line of defense in case of exigency. Third is to see to it that we are not deviated from the path. And fourth is none of the above. तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है नन ऑफ द अबाउ। तो इनमें से कोई भी नहीं सजेस्ट किया है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गोल्स आर इमेटीरियल इन दैट। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, they are simply the destination, they don't guarantee their achievement, a proper course of action only make us reach them, and fourth option is all of these. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो है सही हैं, गोल्स आर इमेटेरियल इन दैट, सारे फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है सारे सही हैं। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द राइटर इज डेफिनेटली अ मोटिवेशनल स्पीकर, साइको एनालिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक स्पीकर। तो इसका भी आंसर आप जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि पब्लिक स्पीकर है वो। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सेट योर गोल्स, गोल्स एंड अचीवमेंट्स, गोल्स एंड प्लानिंग, गोल्स ऑफ प्लानिंग। आप जल्दी से इसका भी आंसर सोच लीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि गोल्स एंड प्लानिंग। तो इसमें पैसेज में आपको ये गोल्स के बारे में बता रहा है और प्लानिंग के बारे में बता रहा है, तो इसलिए गोल्स एंड प्लानिंग इसका सही टाइटल रहेगा। तो दोस्तों अब तक जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो या तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों में मिल जाएगा, और जिनको अगर जल्दी चाहिए इसका पीडीएफ तो मुझे वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अब मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन पार्ट बी जो है हमारा रीजनिंग एबिलिटी का है। डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स और नंबर्स पेयर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अब हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 22 तक हमारे पास पहले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला जो है क्वेश्चन, हमने रिलेटेड जो लेटर्स हैं या नंबर्स हैं वो जो है हमने बताने की कौन से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, VCD रिलेटेड है CDV से, और PCS कैसे रिलेटेड होगा, क्या होगा, PCS का क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है PSC, PSS, CSP या फिर PCC। अगर VCD की जगह CDV आया तो PCS की जगह CSP आएगा, क्योंकि VCD था तो C की जगह D आया तो वहाँ पे वैसे ही रिप्लेसमेंट होगी, तो CSP आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा। बहुत सिंपल आंसर है इसका, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, 20 इज टू 11, 20 और 11 रिलेटेड हैं, तो 100 कैसे रिलेटेड होगा, किसके साथ रिलेटेड होगा, क्वेश्चन मार्क। तो 20 क्या है, 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड करने के बाद हम +1 कर रहे हैं। तो वैसे हम 102 को डिवाइड करेंगे 2 से, वो आएगा 51, +1 करेंगे यानी कि 52 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर रहेगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, यानी कि 52। ओके, अब हमारे पास डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 24। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को जो बताए गए हैं पॉइंट्स, उनको आपने केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद आपने क्या 23 और 24 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला पॉइंट है A - B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B। A × B मीन्स A इज़ द हस्बैंड ऑफ B।
A divided by B means B is the brother of A and A plus B means B is the mother of A. तो यहाँ पे क्या है, माइनस का जो मीनिंग है वो है सिस्टर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हस्बैंड, डिवाइड का मतलब है ब्रदर एंड प्लस का मतलब है मदर। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। अब आपने इन पॉइंट्स के आधार पर जो है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई एस इंटू टी ये होता है, तो देन आर इज टीज, तो आर टी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आइदर 1 और 2 या फिर कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो ये जो चार जो आपके पास पॉइंट्स है उसके आधार पर इसको करने की कोशिश कीजिए। प्लस की जगह पे आप मदर लिख सकते हैं, माइनस की जगह पे आप सिस्टर लिख सकते हैं, डिवाइड की जगह पे आप ब्रदर लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आप हस्बैंड लिख सकते हैं। तो इसके आधार पे आप जो है, आपको पता है कि कैसे रिलेशन निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई हिंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि आइदर 1 और 2, यानी कि वो दोनों में से एक होगा, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है जो भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 अब हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इज द मदर इन लॉ ऑफ द के। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन शो करता है कि एन जो है मदर इन लॉ है के की। तो यहाँ पे भी आपने के डिवाइडेड बाय एल इंटू मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एन के इंटू एल माइनस एम प्लस एन के माइनस एल प्लस एम इंटू एन के डिवाइड एल प्लस एम इंटू एन, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या रिलेशन है। तो सब चारों का जो मीनिंग है, आपने यहाँ पे तीन जो है साइंस दिए हैं, तो तीनों साइंस जो हैं इनका आपने मतलब जो है, जो भी पीछे दिया गया है आपको दिख रहा होगा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस का मीनिंग जो भी है यहाँ पर कि कैसे रिलेटेड है ए और बी, वैसे आपको इसमें बताना है और उसके बाद आंसर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ सीधे। इसका सही आंसर रहेगा के मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस एम प्लस एन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। तो मल्टीप्लाइड की जगह पे और माइनस और प्लस की जगह पे आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे हस्बैंड, माइनस की जगह पे सिस्टर और प्लस की जगह पे मदर लगाएंगे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इनको रिलेट करेंगे। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एन जो है मदर इन लॉ होगी के की। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड ऑप्शन। ओके, अब हमारे पास डायरेक्शंस दी हैं क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 27। अब आपने क्या करना है, फिगर ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने तीन क्वेश्चन जो है 25 टू 27 तक, वहाँ पे आपने ऑड वन आउट निकालने, कौन सा जो है ऑड है इनमें से वो आपने इन क्वेश्चंस में निकाल लेना है, वही सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, फिगर द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार में से आपने ऑड वन निकालना है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया या फिर सॉइल। तो बहुत आसान आंसर है इसका सॉइल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 26, फिगर ऑड वन आउट, मून, अर्थ, वीनस या फिर मार्स। मून, अर्थ और वीनस ये तीनों, मून जो है, मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और अर्थ, वीनस और मार्स ये तीनों प्लैनेट है। तो मून जो है इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ऑड वन है ये, 26 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, ऑड वन आउट, इसमें अब आपको फिगर आउट करना है, बैरन, अनप्रोडक्टिव, होलसम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में इसका सही आंसर रहेगा होलसम, क्योंकि बैरन और अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है सिमिलर, तो होलसम का जो है मीनिंग ये अलग होता है इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि होलसम। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ के ऊपर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। डायरेक्शंस आपको दिए हैं, यहाँ से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिया है आपको, यहाँ से आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन आपने चुनना है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपके पास दिया हुआ है, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो ये जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आपने क्या करना है, ये जो है इस प्रकार से आपने ये बना लेना है और आपने डायरेक्शंस लिखने हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
आपने डायरेक्शंस बना ली। अब आपने क्या करना है, इसको देख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मेन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट यहाँ से कर दिया। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर गया। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ गया तो इस तरफ जाएगा। ओके, लेफ्ट की तरफ गया एंड गोज 5 किलोमीटर। तो अब आपने बताना है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो ये इस डायरेक्शन की तरफ है ना, ये इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन यानी कि ईस्ट। ओके, इस प्रकार से आपने ये सॉल्व कर लेने हैं। तो अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 भी है, उसमें भी आपने इसी तरीके से डायरेक्शंस बना लेनी है और यहाँ वहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, सिटी सी इज़ टू द साउथ ऑफ द सिटी बी एंड सिटी ए इज़ टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी सी, इन विच डायरेक्शन सिटी ए इज़ लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटी बी। तो इसी प्रकार से आपने बताना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि सिटी सी जो है साउथ में है सिटी बी के, और सिटी ए जो है नॉर्थ में है सिटी सी के। और अब बताने आपको कि किस डायरेक्शन में सिटी ए जो है लोकेटेड होगी सिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शंस बना के यहाँ से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर रहेगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इतना जो डाटा है ये इनसफिशिएंट डाटा है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ ऑप्शन, कैनॉट बी डिटरमाइंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, सिटी डी इज़ टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम, सिटी आर इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी डी, इफ सिटी के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटी डी। तो इसमें भी आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको पता है कि सिटी डी जो है सिटी एम के वेस्ट में है, सिटी आर साउथ में है सिटी डी के, सिटी के जो है ईस्ट में है सिटी आर के। तो आपको बताना है कि सिटी के लोकेटेड होगी किसके रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो है फोर्थ ऑप्शन यानी कि साउथ ईस्ट। तो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपने डायरेक्शंस कर लेनी है पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि साउथ ईस्ट। ओके, तो 30 क्वेश्चन अब हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज कंप्लीशन। अब आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सही रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा जो नंबर फिगर सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास 3 पहले ही दिए हुए और चौथा क्वेश्चन मार्क में दिया गया। तो यहाँ पे जो सही जो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। ओके, अब हमारे पास डायरेक्शंस आ चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो अब हमारे पास ये साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। इन ईच क्वेश्चन given below are two statements followed by two conclusions 1 and 2. You have to take the given two statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts. तो आपने क्या करना है, इसमें आपको दिए गए हैं 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 32 तो क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगे, उसके बाद नीचे 2 कंक्लूजन्स होंगे 1 और 2। और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ लेना है। उसके बाद जो कंक्लूजन्स हैं आपने बताना है कि वो लॉजिकली फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो आपके पास आपको किस तरीके से आंसर देना है, आपने बताना है। अगर सही आंसर होगा, अगर कंक्लूजन 1 सही रहेगा तो आपका पहला ऑप्शन होगा, अगर कंक्लूजन 2 सही रहेगा तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अगर दोनों कंक्लूजन्स नहीं फॉलो करते होंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा, और फोर्थ ऑप्शन तब रहेगा जब दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे, 1 और 2 दोनों। ओके, तो अब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 34 आ चुके हैं। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपने वेन डायग्राम के ज़रिए जो है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, सम लाइन्स आर सर्कल्स एंड ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपने बनानी है, सम लाइन्स आर सर्कल्स, कुछ लाइन्स जो हैं सर्कल्स हैं
और ऑल सर्कल्स आर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एल। अब यहाँ पे लाइंस और सर्कल्स ये दोनों जो है कुछ पार्ट जो है सम लाइंस आर सर्कल्स। अब आप बता रहा है सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि ऑल सर्कल्स आर बॉल, सारे सर्कल्स जो हैं बॉल्स में आते हैं। ये आ गया बॉल, तो यहाँ पे सर्कल इसके अंदर आता है, बॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। अब इस वेन डायग्राम के आधार पे आपने बताना है कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 सही होगा या नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन है ऑल बॉल्स आर बीइंग लाइंस इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे बॉल्स जो हैं वो लाइंस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन, पहला जो कंक्लूजन वो सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जब भी लगता है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि बॉल्स जो हैं लाइंस हो सकती हैं। ओके, तो पहला कंक्लूजन इसमें सही है। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ हम मूव करते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम बॉल्स आर सर्कल्स। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बॉल्स सर्कल्स होंगे, कुछ बॉल्स सर्कल्स होंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो फैक्ट है ना। यहाँ पे आपको कुछ बॉल्स जो हैं आपको सर्कल्स में दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, यहाँ पे फैक्ट है। तो सेकंड जो होगा ये गलत रहेगा जो कंक्लूजन। तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही होगा तो अब आपने फर्स्ट ऑप्शन सही करना था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है क्वेश्चन नंबर 32 का। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर एलिफेंट्स। अब इसमें भी आपने इसी प्रकार से हम बना लेंगे वेन डायग्राम। अब यहाँ पे बता रहा है कि ऑल कैट्स, पहले कैट्स बना लेते हैं, ये कैट्स को रिप्रेजेंट कर, ऑल कैट्स और डॉग्स, सारे कैट्स जो हैं डॉग्स के अंदर आते हैं। ये कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉग यानी कि डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बताया गया है जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये बताया सम डॉग्स आर एलिफेंट्स। अब कुछ डॉग्स को एलिफेंट्स बताया गया है, ये कुछ डॉग्स जो हैं एलिफेंट्स हैं, ये ई से रिप्रेजेंट हो रहा है एलिफेंट। तो अब ये जो वेन डायग्राम बन गई है, इसमें आपने बताना है कि जो कंक्लूजन्स नीचे दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं। अब पहला कंक्लूजन है ऑल एलिफेंट्स बीइंग कैट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। सभी एलिफेंट्स कैट्स हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, हाँ है, बिल्कुल। तो पहला जो है कंक्लूजन सही है। सेकंड हमारे पास दिया है ऑल एलिफेंट्स कैन नेवर बी डॉग्स। सारे एलिफेंट जो हैं डॉग्स नहीं हो सकते, कैन नेवर, यहाँ तो सीधे फैक्ट बता रहा है, पर ऐसा हम नहीं कह सकते। हम पॉसिबिलिटी अगर होता कि सारे एलिफेंट्स कैन नेवर बी डॉग्स इज़ अ पॉसिबिलिटी होता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पर ये सीधे ये फैक्ट बता रहा है, तो फैक्ट कभी भी यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा आंसर 33 का 1 रहेगा। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 का स्टेटमेंट दिया है नो एयर इज़ विंड एंड ऑल एयर्स आर टाइफून्स। तो इस प्रकार से आपने इसका भी बना लेना है। नो एयर, कोई भी एयर, विंड नहीं, यहाँ पे ये अलग है, एयर अलग है, विंड अलग है, एयर और विंड। नो एयर इज़ विंड एंड ऑल विंड्स और टाइफून्स, और सारे विंड्स किसके अंदर आते हैं? टाइफून्स के अंदर आते हैं। तो ये टाइफून्स टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, ऑल विंड्स आर टाइफून्स। अब आपने बताना है कि कंक्लूजन 1 और 2 में से कौन सा सही है। तो नो, पहला कंक्लूजन नो एयर इज़ टाइफून। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। तो आपको बताना है कि कोई भी एयर जो है टाइफून नहीं है। तो ये सीधे यहाँ पे फैक्ट बताया, तो पहला जो है गलत रहेगा कंक्लूजन। सेकंड है ऑल एयर बीइंग टाइफून, सारी एयर जो है टाइफून हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तो सही रहेगी हमारे पास। तो सेकंड जो कंक्लूजन हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? जब ओनली सेकंड ऑप्शन सही हो तो तब हमारा आंसर आता है 2। ओके, तो सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। ओके, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास ये जो हमने वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, सैलोगिज्म के क्वेश्चन जो है ये भी आएंगे आपके पेपर में, तो ये हमने बता दिया कि किस प्रकार से आपने करने हैं। अब आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 37, इनकी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इसमें अब आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको इस नंबर सीरीज़ में क्या आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है 5, 13, 25, 41,
क्वेश्चन मार्क, देन 85, देन 113। तो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है या फिर प्लस में जा रहा है, तो इस प्रकार का है। तो ये आप आसानी से जो है इसको पिकअप कर सकते हैं कि क्या नंबर सीरीज़ है, ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं ये, तो इनके ज़्यादा कोई सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि ये जो वीडियो है आप कुछ ज़्यादा लंबी बना रहे हो, तो इस प्रकार से मैं इसलिए जो है मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सीधे आपको आंसर्स बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो रहेगा आंसर इसका 61, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और 37, और हमारे पास डायरेक्शंस दिए 38 टू 40 ये भी दिए हैं। तो पहले हम 36 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास दिया गया नंबर सीरीज़ का। इसमें नंबर सीरीज़ दी गई है 10, 11, 14, 19, 26 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पहले 1 का इंक्रीज़ हुआ, फिर 3 का इंक्रीज़ हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ। तो 1, 3, 5, 7, तो अगला इंक्रीज़ जो है 2 का इंक्रीज़ हो रहा है, वो प्लस हो रहा है इसमें। तो फिर 9 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 26 + 9 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 35, यानी कि 36 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है, 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, 7, 26, 63, 124 और 215 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको भी आप पहचान लीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का, वो रहेगा 342, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, तो अब हमने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन भी जो है कर लिए हैं, आप आसानी से इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 टू क्वेश्चन नंबर 40। ओके, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को जो दी गई है नीचे, उसको आपने केयरफुली स्टडी करना है और आपको जो है आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ओके, इन अ सर्टेन कोड, आपको एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब किसी कोड में, एक सर्टेन कोड में बताया गया है कि वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड इज रिटन एज नूटारोगी। वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को लिखा गया है नूटारोगी के तौर पे। रिस्क इज़ वेरी लो इज रिटन एज जी सी नू मी। इज दैट आल्सो एसोसिएटेड इज रिटन एज टा मी पो फू। इनहेरेंट रिस्क आल्सो डैमेजिंग इज रिटन एज फू नू डी यू। तो ये कोड्स जो है 2 लेटर कोड्स हैं, ये रहेंगे, और ये इन कोड्स को आपने क्या जो है बता देना है कि इन कोड्स के आधार पे जो है आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बताने होंगे। तो किस चीज़ का क्या कोड रहेगा वो आपने क्रैक करना है। तो यहाँ से आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं इनका कोड। अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 टू क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑल्सो लार्ज। रिस्क ऑल्सो लार्ज को क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्क ऑल्सो लार्ज। तो रिस्क और लार्ज जो है हमारे पास पहला जो ये था स्टेटमेंट, उस पहला जो पॉइंट था उसमें बताया गया। तो रिस्क और लार्ज, तो यहाँ पे जी सी नो मी, इन चारों में से कोई 2 हो सकते हैं। ओके, यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 यहाँ से हो सकते हैं। और दूसरा क्या था, रिस्क आल्सो। आल्सो कहाँ से आएगा, आल्सो है थर्ड वाले पॉइंट में। इट इज़ दैट आल्सो एसोसिएटेड, तो इसमें से 3 में से एक आएगा, टा मी पोफू। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि नू फू रो, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द कोड फॉर वेरी। वेरी का कोड क्या है, टा फू रो जी, इनमें से कौन सा कोड रहेगा वेरी का। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताने देना, पीछे आपको पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहले ही पॉइंट में आपको वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, वेरी यहाँ पे वेरी का कोड यहाँ पे को दिख जाएगा। अब इन चारों में से नूटा रोगी में से कोई भी ये कोड हो सकता है। तो यहाँ से आपने देखना है कि नूटा रोगी जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, रोगी भी है। तो एफ यू जो एफू जो है ये पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि GI जो भी है इसका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द कोड फॉर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड के लिए क्या कोड रहेगा, तो इस प्रकार से आपने यहाँ से भी देख लेना कि एसोसिएटेड जो है पहले वाले में ही है, पहले पॉइंट में, तो यहाँ से भी आपने एसोसिएटेड का कोड निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि टा। तो एसोसिएटेड का कोड रहेगा टा, TA। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 सेक्शंस हमने कर लिए हैं।
जो पहली सेक्शन थी वो इंग्लिश लैंग्वेज की थी और दूसरी सेक्शन थी रीजनिंग एबिलिटी। अब हमारे पास जो दो मेन सेक्शंस रहेंगी, मैथमेटिक्स और जो जनरल अवेयरनेस और साइंस के जो रहेगी हमारी लास्ट वाली सेक्शन 40 मार्क्स की, वो जो है मैक्सिमम जो मेरिट होगा उसके ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि यही जो है दो ऐसी सेक्शंस है जिसमें मात खा सकते हो आप लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी आप अगर कोई कमज़ोर हो तो उसके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। अगर जनरल अवेयरनेस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेन जो है जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी है, क्योंकि यहीं से जो है 40 मार्क्स आने वाले हैं और इसका सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है। तो चलिए अब हम सबसे पहले पार्ट सी हमारा कर लेते हैं। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, जो क्वेश्चन नंबर 40 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक रहेगा। 20 क्वेश्चन इसके भी आएंगे और लास्ट में 40 क्वेश्चन रहेंगे हमारे रीजनिंग क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस और साइंस के। ओके, तो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको आंसर बताता चलूँगा और जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की थोड़ी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगा, पर इसको ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करूँगा। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, और अगर जहाँ पे आपको समझ ना आया हो तो आप मेरा पिछला वाला जो क्लास 4 का सॉल्व पेपर है वो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है अच्छे से, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा इसमें भी। तो अब हमारे पास डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 46% ऑफ 156 माइनस 23.76 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने यहाँ पे बताना है कि 46% जो ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सीधे आपने क्या करना है, 46/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इन हो जाएगा 156 के साथ और माइनस हो जाएगा 23.76 के साथ। तो यहाँ से आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क यानी की जगह पे आप एक्स भी लिख सकते हैं और वहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर सही आएगा वो आएगा 48, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 को भी इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। 36% ऑफ 250 मल्टीप्लाइड बाई 18% ऑफ 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 10। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क को निकालना है। 36/100 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 10। यहाँ से आपने क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स जो है आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 800। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब हमारे पास डायरेक्शंस दी गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 टू क्वेश्चन नंबर 45। ओके, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड द एवरेज। अब यहाँ पे भी आपने क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। अब यहाँ से आपने इनका एवरेज निकालना है। 152, 635, 121, 423, 632, 744, 365, 253, 302। तो ये क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो यहाँ पे आपने इनका जो है एवरेज निकाल लेना है इन स्कोर्स का। तो यहाँ पे कितने जो है नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स हैं, तो इनको डिवाइडेड बाय 9, पहले इनका सम प्लस कर लेना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 9, और आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 का जब हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी जो टर्म्स हमने हमें दी हैं तो इन सब का जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 403, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 43 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 525। ऑल नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है 525 तक, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ तक कितने नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने इस प्रकार से नेचुरल नंबर्स निकालना है। तो इसमें फार्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन टू n इज nth टर्म। तो यहाँ से आपने निकाल लेना है ये इसका एवरेज। तो ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का मैं आपको इसका एवरेज बता देता हूँ। इसका एवरेज निकलेगा 263, जो कि ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि 263 सही आंसर है। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा अगला जो है एवरेज का क्वेश्चन नंबर 45 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। पहले 9 प्राइम नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कि जैसे कि 1 है, 5 है, इस प्रकार से 3 है। तो आपने जो पहले 9 प्राइम नंबर्स होंगे उनकी जो है एवरेज निकालनी है। ओके, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 100/9। ओके,
तो ये हमारे एवरेज के क्वेश्चंस हो गए। तो आप आई होप कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक जो है, जो 45 क्वेश्चंस किए उनमें से आपको 40+ ही आई होप कि क्वेश्चंस आपके सही हों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 48 तक यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, आंसर देम केयरफुली। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये टाइम, वर्क और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड हैं और इनको आपने आंसर करना है केयरफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, द 12 men complete a work in 9 days after they have worked for 6 days. 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 7। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को समझ लेना है। एलसीएम निकाल के आपने एक दिन का काम निकालना है। उसके बाद आपको बताना है कि 6 और लोग आए। पहले 12 लोग थे जो कि 9 दिनों में काम को ख़त्म करते थे। उसके बाद 6 दिनों के बाद इन्होंने 6 दिन तक इन्होंने काम किया। उसके बाद 6 और लोग आए, इनको ज्वाइन किया इन्होंने। उसके बाद आपको बताना है कि कितने और दिन इनको कंप्लीट करने में लगेंगे काम को। तो इस प्रकार से आपने एलसीएम निकाल के एक दिन का काम निकालना है, फिर दूसरों जो आए उनको भी निकाल लेना है। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ ना लगे। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 का ये सही आंसर आएगा 2 days। ओके, रिमेनिंग वर्क 2 days में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। Question number 47. A pipe can fill a tank in 20 hours. Due to a leak in the bottom, it is filled in 40 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? आप आपने बताना है क्वेश्चन 47 में क्या आपको दिया गया है कि एक पाइप जो है टैंक को फिल कर रहा है 20 आवर्स में, और अगर उस टैंक में अगर लीक हो गया बॉटम में तो उसको टाइम लग रहा है 40 आवर्स का फुल होने में। अगर वो टैंक फुल है तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा लीक होने में। विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, उस लीक के थ्रू अगर उसको एम्प्टी करें तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 40 आवर्स, 30 आवर्स, 50 आवर्स और 6 आवर्स। तो इसको भी आप सॉल्व कर लिए, 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। लीक का आपको टाइम निकाल लेना है कि कितना टाइम लगेगा लीक होने में, तो वैसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर रहेगा 40 आवर्स में ये जो है फुली एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है 47 का सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। स्वाति वॉक्स 150 मीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी वॉक इन 3 weeks? अब हमारे पास कुछ स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लड़की है स्वाति जो कि वॉक करती है 150 मीटर हर दिन वो वॉक करती है। अब आपको बताना है कि कितने किलोमीटर वो वॉक करेगी 3 weeks में। तो आपके पास टाइम दिया गया है 3 weeks और आपके पास डिस्टेंस दिया गया है 150। तो आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ से आप जो है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी वॉक इन 3 weeks, कितने किलोमीटर्स वो वॉक करेगी 3 weeks में। तो आपको यहाँ पे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आपने जो है क्वेश्चन को निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर रहेगा 4th ऑप्शन, यानी कि 3.15 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे 3000 समथिंग 150 आएगा। तो वहाँ से आपने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ से आपको एक इसका आंसर आसानी के साथ आ जाएगा, जो कि होगा 4th ऑप्शन, यानी कि 3.15। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। इन अ गार्डन द रेशियो ऑफ the number of coconut trees to that of the mango trees is 5:6 respectively. If the total number of trees is 121, then how many coconut trees are there in the garden? अब रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पास। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है कि गार्डन है जहाँ पे कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज का रेशियो जो है वो 5:6 है। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 121 है तो कितने कोकोनट ट्रीज जो है होंगे गार्डन में। ओके, तो इसका आपके पास ऑप्शंस देखें 50, 45, 56 और 55। तो इसका भी आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपको आंसर देना है, तो ये आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने 1 यूनिट निकालना है। यहाँ पे पहला जो रेशियो है आपके पास 5:6 है। आपको टोटल नंबर ट्रीज दिए गए हैं, तो कितने कोकोनट ट्रीज गार्डन में होंगे वो आपने निकालने हैं। तो इस प्रकार से आप पहला 1 यूनिट निकालेंगे, उस पर आप जो है कोकोनट ट्रीज़ यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहाँ से 5 इंटू जो भी आएगा। ओके, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर रहेगा 55, यानी कि 4th ऑप्शन 49 का सही रहेगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ विजय एंड संजय is 6:7. Okay, 3 years hence the ratio will become 7:8 respectively. What is the present age of Vijay? अब आपको बता रहा है कि ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एजेस का भी बता सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि रेशियो जो है, जो विजय और संजय का रेशियो की एजेस, जो प्रेजेंट एजेस हैं अभी उनकी 6:7 है। 3 साल बाद जो है रेशियो 7:8 हो गया। यानी कि पहले तो आपको पता है कि 6:7 हो गया और 7:8 हो गया। 6:7 था, 7:8 हो गया, मतलब एक यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ इनमें। तो 3 साल बाद जो है इसका हुआ था, तो मतलब 1 यूनिट 3 साल के बराबर है, 3 ईयर्स के बराबर है। तो प्रेजेंट एज क्या रहेगी विजय की आपको पता नहीं, तो 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो विजय का जो है प्रेजेंट एज 6 है, तो 6 × 3 होगा 18, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड ऑप्शन यानी कि 18 ईयर्स इसका सही आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको ज़बानी बता दिया इसका कैसे सॉल्व करना है, तो याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड ऑप्शन यानी कि 18 ईयर्स आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, अ पर्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इफ़ दे आर ऑल वर्थ ₹45, फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन। अब आपने बताना है कि एक पर्स है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स भी हैं और 25 पैसे कॉइन्स भी, एक दोनों का नंबर सेम है, 50 पैसे का और 25 पैसे कॉइन्स का दोनों का नंबर सेम है। इफ़ दे आर वर्थ ऑल वर्थ ₹45, अगर जो दोनों टाइप की कॉइन्स है, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन जो टाइप्स हैं इन दोनों की, अगर इनकी वर्थ ₹45 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच जो कॉइन का है जो नंबर होगा क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 50 पैसे की और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे की हो रहेंगी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 60, 45, 30 और फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर रहेगा हमारे पास, इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 60। ओके, तो यहाँ से आप ये कर लेना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 54 तक हमारे पास डायरेक्शंस दी गए हैं। अब आपको बताना है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस एंड आंसर देम केयरफुली। यहाँ पे एजेस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 टू 54। ओके, ये आपको सॉल्व करनी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 52, 15 ईयर हैंस प्रिया विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज शी वॉज 15 years अगो, हर प्रेजेंट एज क्या। अब बता रहे कि 15 साल पहले, यानी कि अगर 2020 अभी है तो 2005 में प्रिया जो थी विल बी जस्ट 4 times एज ओल्ड एज शी वॉज 15 years अगो। 15 years हैंस, सॉरी 15 ईयर बाद, 15 साल बाद जो है प्रिया 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी एज की, जो वो पहले 15 साल पहले थी। ओके, तो इसको आप समझ लीजिएगा आसानी से। वो अब आपको बताना है कि इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो आपको एक्स निकाल लेना, आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो रहेगा सेकंड ऑप्शन यानी कि 25 years। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राघव एंड अमित इज 7:8। इफ 4 years ago the ratio of their ages be 5:6, then present age of Amit is। अब बताना है आपको कि यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है राघव और अमित की एजेस का, प्रेजेंट एजेस का 7:8 है उसका उनका रेशियो। अगर 4 साल पहले रेशियो जो उनके एजेस का वो है 5:6, तो प्रेजेंट एज क्या रहेगी अमित की। तो ऐसे ही आपको बता देना कि अगर पहले 5:6 था और बाद में 7:8 हो गया, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगी, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा और 2 इंक्रीमेंट जो है 4 साल के बराबर है, तो क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे हमको बता रहा है कि किसकी एज निकालनी है, अमित की निकालनी है, तो 4 × 7 कर लेना है और यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा 1828। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 16 years, क्योंकि 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 × 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 16 years आएगा, क्योंकि 2 यूनिट है ना, सॉरी, क्योंकि 4 years 2 यूनिट 4 साल के बराबर है, तो 8 जो है वो कितने साल के बराबर, 8 × 2 हो जाएगा तो 16 years हो जाएगा। ओके, तो 53 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि 16 years रहेगा। मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा उतने टफ क्वेश्चंस नहीं हैं,
तो इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप खुद भी, तो मेरे को बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 अब हमारे पास है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज टू दैट ऑफ द वसीम इज़ 3:11। जो एजेस है, प्रेजेंट एजेस जो है मनोज और वसीम की, उनका रेशियो है 3:11, और वसीम इज़ 12 ईयर यंगर देन रिहाना, और वसीम जो है 12 साल छोटा है रिहाना से। रिहानाज एज आफ्टर 7 ईयर विल बी 85 ईयर्स, और रिहाना की एज जो है 7 साल बाद 85 ईयर्स हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर। तो अब आपने मनोज की फादर की प्रेजेंट एज बतानी है, जो कि 25 साल बड़ा है मनोज से। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, रिलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा आसानी से। मैंने आपको हिंट दे दी है कि कैसे कैसे आपने सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपको सही आंसर जो आएगा वो आएगा 43 ईयर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके ओके, ये अब हमारे एजेस के क्वेश्चन भी हो गए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। व्हेन टू डाइस, क्वेश्चन नंबर 55 फिफ्थ है, व्हेन टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन देम इज़ 11। अब 2 डाइस दी गई हैं आपको, अगर 2 डाइस रोल की जाएंगी तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उनका जो सम है नंबर्स का, जो भी नंबर्स अपीयर होंगे दोनों डाइसिस के ऊपर, उनका सम जो है 11 रहेगा। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 1/18, यानी कि 18 बार आप उन दोनों को अगर 18 बार में से अगर उनको रोल करोगे तो उसमें से सिर्फ एक बार का यह है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 1/18 में से एक बार जो है इनका सम जो है बराबर रहेगा 11 के। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज के मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा ये इसका PDF। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ 3 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज़ ब्लू। अब आपके पास बताया गया है कि अगर 3 मार्बल्स पिक किए जाते हैं रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एटलीस्ट एक जो है ब्लू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 7/12, 37/44, 5/12 और 7/44। तो 3 मार्बल्स जो हैं जो कि रैंडमली हम पिकअप करेंगे, एक जो बॉक्स रहेगा उसमें से, तो आपको बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उनमें से जो है ब्लू निकलेगा, उनमें से एक जो है ब्लू ही होगा। आपको पता है 7 जो जितने भी कलर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपने लगा लेनी है, उनका सारा कुछ देख के आपने कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर जो है जो रहेगा वो रहेगा 37/44, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा 56 का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज़ 88 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए कुछ। यहाँ पे आपको बताना है कि एरिया क्या रहेगा सर्कल का जिसका पेरीमीटर होगा 88। ओके, तो सर्कल आपको पता है, पेरीमीटर आपको पता है कि आउटर लेंथ, आउटर जो सर्कमफेरेंस होता है जो भी वही होता है पेरीमीटर, जो पूरा जो एरिया होता है वो पेरीमीटर होता है सर्कल का। आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं, पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर रहेगा, आपको आना चाहिए जो सही आंसर है क्वेश्चन 57 का, वो है इसका सेकंड ऑप्शन है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 का सेकंड ऑप्शन यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही ऑप्शन। ओके, तो ये आंसर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर इज इक्वल टू। अब आपके पास आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर सर्कमफ्रेंस और एरिया जो है सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है तो डायमीटर जो है क्या रहेगा। डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर किसके बराबर रहेगा। तो पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, सेकेंड इज 5/2, थर्ड इज 2 पाई और फोर्थ है 4। तो इसका भी आप दे दीजिए आंसर। इसका सही आंसर जो है वो रहेगा 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में जो 4 है वही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 2 आखिरी क्वेश्चन आ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। ये LCM और SF के क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर लेना है आपने। तो आसान से क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन 59 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स इज 143, फाइंड देयर HCF। 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर 143 है तो इनका HCF क्या होगा। तो यहाँ से आपने नंबर्स निकाल लेना है, उनका HCF निकाल लेना है, क्योंकि आपने बता देना कि 43 किसका मल्टीपल्स हैं, आपको पता ही होगा।
वहाँ से आप निकाल सकते हो आप। फिर उसके बाद उन दोनों नंबर्स का आपने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा 59th क्वेश्चन का वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 1 इसका HCF आएगा उन दोनों नंबर्स का। ओके, तो आपको एलसीएम और HCF आई होप कि आपको निकालना आता ही होगा। तो इसमें आंसर जो है 59 में 1 है। और क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 165 एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 55 देन अदर नंबर इज़। तो दोनों का अगर HCF और LCM जो है दो नंबर्स का 5 और 165 है एंड एक नंबर जो है इनमें से 55 है, तो अदर दूसरा नंबर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बता रहा है। तो 5, 15, 75 और 2475 में से आपको बता देना है कौन सा इसका आंसर है। दोनों का HCF और LCM दो नंबर्स का 5 और 165 है, एक नंबर 55 है, दूसरा नंबर क्या होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर्स का HCF और दोनों नंबर का LCM दोनों आपको दिए हैं, तो आप इनको रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है 15 यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो अब आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो सबसे मतलब मैं आसान कह सकता हूँ, जो आसान पार्ट था अब तक। तो आगे जो पार्ट आने वाला है, जो जनरल अवेयरनेस और साइंस का पार्ट है, वो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि ये जो है यही ऐसा ये पार्ट होगा जो जिसका सिलेबस भी लेंथी है। और यहाँ जो सिलेबस लेंथी तो है ही है, और उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे कहीं से भी आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के। तो वो आपने जो है इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 40 मार्क्स जो रहेंगे आपके, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, तो ताकि आपका स्कोर जो है 80+ जा सके। तो 40 में से आपने 35 तक तो स्कोर करना ही पड़ेगा ना, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आखिरी पार्ट, जो 61 टू क्वेश्चन नंबर 100 है, वो हम शुरू करते हैं, जो हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस और साइंस का। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन टू नागालैंड। आपके पास ऑप्शंस हैं 370, 371, 371A और 371B। तो इन चार ऑप्शंस में आप चुन लीजिए कौन सा आंसर आपको सही लगता है। इन जो चारों क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 61 टू 64, इनको करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 का पहले आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि 371A। तो ये स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल प्रोविजन जो है नागालैंड को प्रोवाइड करता है, ये वाला आर्टिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, आर्टिकल 35A इंटरप्रिटेशन वॉज। आर्टिकल 35A की इंटरप्रिटेशन क्या थी, जो अभी अब्रोगेट हुआ था पिछले साल 2019 में 5 अगस्त को, जो अब्रोगेट हुआ था 370 और 35A J&K में। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 35A की इंटरप्रिटेशन क्या है। पहला ऑप्शन है गिव्स स्पेशल ऑटोनॉमी टू J&K। सेकंड ऑप्शन इज गिव्स J&K लेजिस्लेचर फुल डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसाइड परमानेंट रेजिडेंट्स। थर्ड ऑप्शन है कन्फाइंस द पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ओनली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो है उसका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि गिव्स J&K लेजिस्लेचर फुल डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसाइड परमानेंट रेजिडेंट्स। ओके, तो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, ऑल वुमेन J&K जम्मू एंड कश्मीर बैंक ब्रांच वॉज इनोग्रेटेड ऑन। जो ऑल वुमेन जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच थी, वो कब इनोग्रेट हुई थी। 20 अगस्त 2018, 10 सितंबर 2018, 20 सितंबर 2018 या फिर 16 जुलाई 2018। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आप आंसर दे दीजिए। इसका जो मैं सही आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 16 जुलाई 2018 को इसको इनोग्रेशन हुई थी, क्वेश्चन नंबर 63 में, जो ये इसका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 64, यूनियन बजट 2021 was presented in parliament on March 1, 2020, February 1, 2020, January 1, 2020 या फिर April 1, 2020। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि February 1, 2020। ओके दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 65 टू क्वेश्चन नंबर 68 आ चुका है। इनको आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 65 से शुरू करते हैं। सबसे पहले, इन इंडियाज़ हाई पावर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम कोवरू लॉन्च बेस इज नेम्ड ए। सॉरी,
तो इसमें आपको बताना है कि पहला जो था इंडिया का हाई पावर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो था, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था कुवारू लॉन्च बेस से, वो उसका नाम क्या था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, GS8030, GS8035, इनसैट 4A, इनसैट 5A। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि GS8030। ओके, तो ये आपके पास सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 65th का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, इन 63rd नेशनल चैंपियनशिप ऑफ शूटिंग विच इंडियन शूटर बेग्ड 4 गोल्ड मेडल्स इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन 2019 एंड 2020। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है कि 63rd नेशनल चैंपियनशिप जो थी शूटिंग की थी, उसमें आपको बताना है कि 10 मीटर की जो एयर पिस्टल का इवेंट था 2019 और 2020 में, उसमें कौन सा ऐसा शूटर था जिसने 4 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। जीना खित्ता, सौरभ चौधरी, मनु भाकर या फिर मागेश चंद्रन। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है मनु भाकर यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड अ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020। तो ऑप्शन के पास दिए गए हैं विराट कोहली, MS धोनी, KL राहुल या फिर रोहित शर्मा। तो अभी अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है 2020 में, वो दिया गया है रोहित शर्मा को, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, किसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है जीता था, विश्वनाथ तिवारी ने, शशि थरूर ने, अकिथम अच्युथन ने या फिर हरीश चंद्र वर्मा ने। तो इसका आंसर आप दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है शशि थरूर यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 69 टू क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इन सब को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर गोल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आगा खान कप जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर गोल्फ से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है हॉकी यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, विच नेशन हैव पार्टिसिपेटेड इन एवरी फुटबॉल वर्ल्ड कप सो फार। कौन सा ऐसा नेशन है जिसने हर एक फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया अब तक, जर्मनी, स्पेन, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना। तो जो भी फुटबॉल का फ़ैन होगा तो इसका आंसर आसानी से दे देगा, तो जो नहीं होगा तो उसको ये आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है ब्राज़ील यानी कि थर्ड ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेल सिंगर्स इन पोएटिक फॉर्म इज, ख्याल, तापा, तराना या फिर ध्रुपद। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुपद यानी कि फोर्थ ऑप्शन, सॉरी। तो ये हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो ट्रेडिशनली सिर्फ मेल सिंगर्स जो हैं परफॉर्म करते हैं पोएटिक फॉर्म में। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 672 है, कथकली इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बंगाल, केरला, कर्नाटका या फिर गुजरात। तो कथकली किस स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो आपको आसानी से ये पता ही होगा कि क्लासिकल जो डांस है कथकली ये किस स्टेट का है, ये है केरला स्टेट का, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे जो है आप लोग फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे जो भी क्यूरीज़ होंगे आपको इस पेपर से रिलेटेड या फिर कुछ और क्यूरीज़ जो रहेंगी आपकी क्लास 4 से रिलेटेड, वो जो है आप मेरे को पूछ सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ पे भी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73, बिम्बिसारा ऑफ हरियांका डायनेस्टी बिल्ट द कैपिटल सिटी ऑफ। जो बिम्बिसारा था हरियांका डायनेस्टी का, उसने कैपिटल सिटी जो बिल्ट की थी किसकी, कौन सी कैपिटल सिटी जो है उसने बिल्ट की थी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा या फिर जलादुर्गा। तो इसका आप आंसर दे दीजिए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि राजगीर। ये तो इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है, तो उस हिसाब से इस पेपर को भी बनाया गया है
तो इसका पहला ऑप्शन है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नवरत्नस इन अकबर्स कोर्ट? कौन सा जो इनमें से अकबर के कोर्ट में नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, फैजी अबुल, राजा मान सिंह या फिर शेरशाह? तो आपको इसका आंसर पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है शेरशाह, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या फिर फौजिया बेगम? तो इसका आंसर आप दे दीजिए, बहुत आसान आंसर है इसका। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये अब इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आपको बताना है कि नंदा देवी पीक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 77 टू क्वेश्चन नंबर 80 आ चुके हैं। तो आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 77, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज? सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू को हम किस नाम से जानते हैं? और मध्य भारत पत्थर, गारो राजमहल गैप, डेक्कन प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड अपलैंड? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि मध्य भारत पत्थर। ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट? अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेट्स हैं उसकी सबसे लिटरेसी रेट जो है सबसे हाई है। आपको आसान सा आंसर है इसका, आपको पता है कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा इसमें लिटरेसी रेट है, वो है केरला, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है। ओके। अब हमारे पास कैपिटल्स के कुछ क्वेश्चन हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में कैपिटल ऑफ गोवा। कैपिटल ऑफ गोवा कौन सी है? तो गोवा की कैपिटल है पनाजी, यानी कि इसका ऑप्शन जो सही है वो है सेकंड ऑप्शन। ओके। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज? हैदराबाद, ईटानगर, तेजपुर या फिर राजपुर? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है राजपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है राजपुर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 84 आ चुके हैं। इनको भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, तो इनको भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 81, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? जो 11th-12th में जिनकी साइंस होगी तो आसानी से कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। केल्विन, एम्पियर, मोल या फिर रेडियन? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है एम्पियर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, 81 का 2। ओके। 82, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, गैस टू सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड टू गैस स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर रहेगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट जो है ये होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 83, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वॉज? पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो क्या था? प्रत्यूष, परम, आदित्य या फिर इका, यानी कि इके? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है परम, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, कोरोना वायरस वॉज स्प्रेडेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ चाइना? कौन से पार्ट से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था चाइना के? बीजिंग, वुहान, शंघाई या फिर शेंजन? इसका सही आंसर है वुहान, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 टू क्वेश्चन नंबर 88 है। इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, HIV इज? HIV क्या है? ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर नन ऑफ दिस? H1N1 वायरस, H1 जो HIV है, H1N1 वायरस, इसका ये क्या होता है? फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है या फिर वायरस होता है? तो ये वायरस होता है। 85 का थर्ड ऑप्शन सही है। द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर? अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, तो आपको बताना है कि हिस्टोरियन जो था पहला कश्मीर का कौन था? कल्हाना, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना या फिर जयापिता? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आप आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है कल्हाना, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? इनमें से कौन सा कारकोटा डायनेस्टी जिसने फाउंड की थी?
तो पहला रूलर था कारकोटा डायनेस्टी का। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप दे सकते हैं इसका आंसर। इसके ऑप्शन हैं ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, कनिष्क और नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है दुर्लभ वर्धना, सेकंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में पहला लेजिस्लेचर जो था जम्मू एंड कश्मीर का एस्टैब्लिश हुआ था? 1819 एडी में, 1890 एडी में, 1934 एडी में या फिर 1970 एडी में? तो इसका आंसर दे दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहला लेजिस्लेचर किसके अंडर हुआ था? श्री हरि सिंह जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके अंडर हुआ था, ये बना था। तो ये बना था 1934 में। तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 टू 92 तक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। 89, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड बाय विच जे के महाराजा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था 1947-48 में? ये साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 90, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शम्स उद्दीन। किस रूलर ने जो शम्स उद्दीन का टाइटल था वो एज्यूम किया था, उसको दिया जाता था, ये टाइटल दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन जो आपके पास ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 90 का, वो है शाह मीर, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। और बाकी तीन ऑप्शन जो है ज़ैनुल अब्दीन, अकबर, औरंगज़ेब, ये तीनों गलत हैं। तो पहला ऑप्शन शाह मीर क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है, जिसको हम सुल्तान शम्सुद्दीन के नाम से भी जानते थे, उसका टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, जम्मू एंड कश्मीर डजेंट शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जम्मू कश्मीर जोग्राफी की बात आ गई यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? अफ़गानिस्तान, पंजाब, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि दिल्ली। ओके, बाकी सबके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इज़ लोकेटेड बिटवीन 32 डिग्री 15 लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 05 डैश लैटिट्यूड। कौन सा डायरेक्शन की तरफ लैटिट्यूड रहेगा इसका? जो J&K यूनियन टेरिटरी है वो किस लैटिट्यूड की तरफ होती है? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या फिर साउथ? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है नॉर्थ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ओके दोस्तों, अब हमारे पास 93rd टू 96th क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इनको भी करने की कोशिश कीजिए। और अब तक जो वीडियो को देख रहा है तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो अप्रिशिएबल हैं कि आखिर तक आप वीडियो को देख रहे हैं। तो 100 में से आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आखिर में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कुछ ऐसे कमेंट्स बता दें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो जाए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 93rd का मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। द सीज़न इन विच सैफरॉन इज़ हार्वेस्टेड इज़। किस सीज़न में सैफरॉन को हार्वेस्ट किया जाता है? स्प्रिंग, समर, ऑटम या फिर विंटर? तो क्वेश्चन नंबर 93rd का सही आंसर है ऑटम, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 94th, रिवर झेलम टर्मिनेट्स इन डैश फ्रॉम वेयर इट एंटर्स पाकिस्तान। रिवर झेलम कहाँ पे टर्मिनेट करती है, जहाँ से फिर वो एंटर करती है पाकिस्तान में? तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो इसके लिए सॉरी है, क्योंकि मैं रात में इस वीडियो को बना रहा हूँ तो कुछ जो बहम भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो इसको इग्नोर कर ले आप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94th का मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बारामूला, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95th है, अ सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन विद द कश्मीर म्यूज़िक ट्रेडिशन इज़। सार्केस्टिकल फॉर्म जो है सिंगिंग की कश्मीर म्यूज़िक के ट्रेडिशन के हिसाब से वो कौन सी है? जागरना, लादिशा, नेंद बेत या फिर गुवात्री? तो क्वेश्चन नंबर 95th का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि लादिशा। क्वेश्चन नंबर 96, रुआफ इज़ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ जम्मू, लद्दाख, कश्मीर या फिर किश्तवाड़? इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि कश्मीर, यानी कि रुआफ जो है ट्रेडिशनल फोक डांस है कश्मीर का। दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 टू क्वेश्चन नंबर 100 आ चुके हैं। आखिरी 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, इनको भी आप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और कर लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 97 जो है, जीरी मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर सिम्बोलाइजेस। जीरी मेला जो एनुअल फेयर है जो कि जम्मू में इसको मनाया जाता है मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर में, वो क्या सिम्बलाइज करता है? करेज
ऑनेस्टी, कंपैशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो झिरी मेला जो है ये जो है सबको सिंबलाइज करता है, करेज को भी, ऑनेस्टी को भी और कंपैशन को भी। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज, 97 का 4। ओके, अब हमारे पास 98th क्वेश्चन है, लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन। लोहड़ी को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है 13 जनवरी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, ये हमारे हेल्थ हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस हैं, सैनिटेशन के, वहाँ पे ये क्वेश्चंस भी, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 99, ये हमको पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन में से कौन सा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट्स या एग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है एग्स, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसमें अब आपको बताना है कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है, टाइफाइड, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर हार्ट डिजीज़। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि टाइफाइड। तो दोस्तों अब आपने 100 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन जिन बंदों ने यहाँ तक वीडियो देखी हो वो उनके लिए जो है अप्रिशिएबल है कि उन्होंने आखिर तक वीडियो को देखा। और अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ़िलहाल इजाज़त लेता हूं मैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।